की बात सुनकर दहशत उसे गुस्से में घूरते हुए बोला, क्या काम है? तुम्हें मारूंगा? मतलब तुम मुझसे डरती हो? तुम्हें मुझसे डर लगता है तो ये डर तब कहाँ गया था जब तुम मुझे छोड़कर उस अग्नि के पास चली गई थी? क्या तब तुम्हें उससे डर नहीं लगा? तब नहीं लगा कि मैं तुम्हें मारूंगा, तुम पर हाथ उठाऊंगा? बताओ, दहशत ने उसे गुस्से में घूरते हुए कहा। अग्नि की बात सुनकर पिया सहम गई। उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या कहे। वो उसे अपने करीब ना आते देख दहशत को गुस्सा आया। वो उठा और उसने एकदम से पिया का हाथ पकड़कर उसे बेड पर खींच लिया, जिससे पिया बेड पर आ गई। दूसरे ही पल दहशत उसके ऊपर आ गया और उसके दोनों हाथों को पकड़कर बैठकर दबाते हुए बोला, डर लगता है मुझसे? इस पर पिया ने नजर झुकाकर अपना सर हल्के से हाँ में हिलाया। ये देख दहशत के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कुराहट आ गई। तभी दहशत उसे देखते हुए उस पर झुकने लगा। ये देख पिया घबरा गई। वो तुरंत उसके सीने पर हाथ रखकर उसे फिर से दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, प्लीज अभी दूर रहिए, मेरा मन नहीं है। वहीं पिया के मुंह से खुद के करीब आने के लिए ना सुनकर दहशत का दिमाग सटक गया। उसे पिया पर बहुत तेज गुस्सा आया। तभी दहशत में गुस्से में उसके गालों को अपने हाथों में भरा और उसके गालों को बेदर्दी से मसलते हुए बोला, तुम्हें मेरे करीब नहीं आना तो किसके करीब जाना है? अग्नि या फिर वायु? क्योंकि उनके करीब जाने के लिए तुम तड़पती रहती हो, लेकिन जब मेरी बात आती है तो तुम्हें मुझसे दूर भागना होता है। शादी तो मेरी भी तुमसे हुई है ना, हक तो मेरा भी तुम पर है, तो अपना जिस्म तो तुम्हें मुझे भी सौंपना होगा ना, फिर मुझसे ये दूरी क्यों? बताओ। कहते हुए दहशत गुस्से में उसके गालों को बेदर्दी से मसाला रहा था। वहीं उसकी बातें सुनकर पिया की आंखें नम हो गई। उसे पहले से ही अपने गालों में बहुत तेज दर्द हो रहा था। तभी वो रोते हुए बोली, प्लीज छोड़ दीजिए, और मेरी क्या गलती है? मेरी शादी तो वैसे भी आप तीनों भाइयों के साथ में हुई है, तो तीनों का ही हक मुझ पर है। मैं क्या करूं? एक इंसान हूं, जब जब बोलेगे उसके करीब जाऊंगी। लेकिन आप लोगों को तो मेरी फीलिंग की कदर ही नहीं है। कोई मुझे इंसान समझता ही नहीं है। जिसके पास जाओ बस वही गुस्सा कर देता है। तो बताओ मैं क्या करूं इसमें? अगर मेरी गलती है, क्या आप लोगों ने मुझसे शादी की? और जब मुझे बांट नहीं पा रहे तब आप तीनों ने मुझसे शादी क्यों की? ये सुनकर दहशत को उस पर और गुस्सा आया। उसने गुस्से में उसके मुंह को छोड़ दिया, उसके बालों को बेदर्दी से पकड़ लिया। उसके पकड़ने से पिया का चेहरा ऊपर की तरफ उठ गया। तभी दहशत ने गुस्से में अपने होंठ उसके होठों पर रख दिए और बेदर्दी से उसकी होठों को चूमने लगा। उसकी इस हरकत से पिया ब्लैंक हो गई। उसे समझ ही नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ। तभी वो कुछ ही देर में अपने सेंस में वापस आ गई, जब उसे अपने होठों पर दर्द का एहसास हुआ था, क्योंकि दहशत ने उसके होठों को बुरी तरीके से काट लिया था। दहशत इस वक्त गहराई से उसके होठों को चुमे जा रहा था। उसने पिया के निचले गति अपने होठों के बीच दबाकर रखा था। वो धीमे धीमे उसके होठों को चूम रहा था। उसके हाथ लगातार पिया की कमर पर चल रहे थे। वहीं उसे किस करते करते काफी वक्त हो चुका था, जिससे पिया की सांस उखड़ने लगी थी। उसे सांस नहीं आ रही थी और जिससे वो छटपटा रही थी, लेकिन दहशत छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। वो पागलों की तरह उसके होठों पर अपना गुस्सा उतारे जा रहा था। उसके ऐसा करने से पिया को दर्द भी हो रहा था, और दर्द की वजह से उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और उसकी सांस उखड़ने लगी थी। वो बेहोश होने की कगार पर पहुंच चुकी थी। वो बेहोश होती उससे पहले दहशत ने उसके होठों को छोड़ दिया और उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाकर गहरी गहरी सांस लेने लगा। वहीं अब उसके टच से पिया कांप रही थी। पिया को इस वक्त दहशत से बहुत डर लग रहा था। डर से बुरी तरीके से कांप रही थी। तभी दहशत ने उसके गले से अपना चेहरा बाहर निकाला और उसके बालों को अपने गालों से अलग करने लगा। उसके इस एहसास से पिया के दिल की धड़कनें बढ़ गई। तभी उसे दहशत की आवाज सुनाई दी, मेरे किस करने से तुम कांप रही थी? तुम्हें डर लग रहा था? तो क्या जब वो दोनों तुम्हें किस करते हैं तुम्हें अच्छा लगता है? तब तुम्हें डर नहीं लगता? कहते हुए दहशत की आवाज में उसकी सकन झलक रही थी और वहीं उसके लफ्जों को सुनकर पिया और डर गई। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। उसे भी पता था अगर उसने कुछ नहीं कहा तो भी दहशत उसे नहीं छोड़ने वाला, लेकिन दहशत की हरकतों से पिया को भी लगातार गुस्सा आता जा रहा था। डर तो उसके अंदर भी था, लेकिन तभी वो गुस्से में बोली, देखिए आपको ही पता है कि आपकी माँ ने मुझे तीनों में बांट कर रखा है, तो मुझे अपने तीनों पतियों की बात सुननी होगी ना कि सिर्फ आपकी। तो सिर्फ और सिर्फ आपका हक मुझ पर नहीं है, तो केवल अपना हक मुझ पर जताना बंद कर दीजिए, क्योंकि उन दोनों का भी हक मुझ पर है। मैं उन्हें कैसे मना कर दूं? अभी जैसे कि आप मुझको चिल्ला रहे हैं, वही वो मुझको ऐसे चलाएंगे, तो आप ही बताइए मैं कैसे मना कर दूं? पिया की बात सुनकर दहशत को और तेज गुस्सा आया, क्योंकि पिया उसकी बात समझ ही नहीं रही थी, बल्कि वो ओवररिएक्ट और कर रही थी, जिससे अब उसे पिया पर गुस्सा आ रहा था। इधर दूसरी तरफ जीविका इस वक्त अपने मामी मामा के घर में थी, लेकिन वो आज अपने रूम से बाहर नहीं निकली थी, और ये देखकर उनकी मामी जल रही थी, क्योंकि उनका कहना था कि लड़कियां घर का काम करते हुए अच्छी लगती है, ना कि इतनी देर तक सोते हुए, और इसी चीज पर उन्हें और गुस्सा आ रहा था। तभी उन्होंने देखा कि जीविका अपने रूम से निकल रही है, लेकिन उसके बाल बिखरे हुए थे और उसे देखकर लग रहा था कि उसने अभी तक नहाया नहीं है। ये देखकर उसकी मामी का पर चढ़ गया। वो गुस्से में आ गई और उसे देखते हुए बोली, हद होती है जीविका इस चीज की, एक तुम किसी और के घर रह रही हो, वो भी ऐसी हरकतें करती हो।
भूलो मत, हमारा घर है ये, तुम्हें यहाँ पर कायदे में रहना होगा, ना कि जब मन आता है तब सोकर उठती हो, जब मन आता है तब बिना हमें बताए बाहर निकल जाती हो। तुम्हारी ये बेहुदा हरकतें यहाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सारी हरकतें तुम खुद ही बर्दाश्त करो, हम पर नहीं होगा। ये सुनकर जीविका आराम से सोफे पर बैठते हुए बोली, तो आपसे बर्दाश्त करने के लिए कहा ही किसने है? मेरी मर्जी, मैं चाहे जो करूं, और मेरा मन होगा तो मैं खुद ही यहाँ से चली जाऊंगी। तो अपनी फालतू की बकवास मेरे सामने तो बिल्कुल मत कीजिएगा माय डियर मामी जी, क्योंकि मैं सुनने वालों में ऐसी नहीं हूँ, सुनाने वालों में से हूँ। तो प्लीज मुझे वो मत समझना कि बच्ची हूँ और आप कुछ भी करेंगी तो मैं सुनती जाऊंगी, क्योंकि मैं सुनने वालों में से नहीं हूँ। ये सुनकर उसकी मामी को बहुत तेज गुस्सा आया। उन्होंने गुस्से में से घूरते हुए कहा, क्या यही सब सिखाया है तुम्हारे मम्मी पापा ने? तुम्हें तो बिल्कुल भी तमीज नहीं है बड़ों से बात करने की। ये सुनकर इस बार जीविका का पारा चढ़ गया। वो गुस्से में उन्हें घूरते हुए बोली, मेरे मम्मी पापा ने तो मुझे बहुत कुछ सिखाया है, और साथ में ये भी सिखाया है कि बदतमीजों से बदतमीजों की तरह बिहेव करो, तो वैसे ही मैं आपसे बर्ताव कर रही हूँ। और बाकी आगे आप समझदार हैं। अगर और कुछ सुनना और कहना बाकी रहा है तो मुझे बताइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीविका ने उन्हें घूरते हुए कहा। वही जीविका की बात सुनकर वो समझ गई कि आगे कहा तो जीविका चुप रहने वाली नहीं है, तो इससे अच्छा वही चुप हो जाए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि बड़े की इज्जत अपने हाथ में होती है। तभी वो जीविका को घूरते हुए वहां से चली गई। वहीं ये देखकर जजीविका ने अपना सिर हिलाया और वो भी अपने कमरे की तरफ चली गई। जब वो अपने कमरे में आई तब उसे वहां बेड पर अग्नि बैठा हुआ दिखा। अग्नि को देखकर उसे पहले तो गुस्सा आया, लेकिन उसने उसे इग्नोर किया और बेड के दूसरी तरफ आकर बैठ गई। ये देखकर अग्नि उठ खड़ा हुआ और से घूरते हुए बोला, मुझे इग्नोर कर रही हो? इग्नोर भी उन्हें किया जाता है जो हमारे लिए कुछ मैटर करते हैं, और तुम मेरे लिए कुछ मैटर नहीं करते। वैसे एक बात कहूं, तुम तो पूरे बेशर्म हो, क्योंकि जब मन आता है मुंह उठाकर चले आते हो, जीविका ने उसे घूरते हुए कहा। जीविका की बात सुनकर अग्नि को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में कहा, अपनी हद में रख, मुझसे बात किया करो, और दूसरी बात, मुझे तुमसे शादी करनी है इसलिए आया हूँ। What? Are you serious? शादी क्या मजाक समझा है? और तुम्हें क्यों लगता है मैं तुमसे शादी करूंगी? तुम में ऐसी क्या क्वालिटी है जो मैं तुमसे शादी करूंगी? जीविका ने सार्कास्टिक वे में कहा। जीविका के मुंह से शादी के लिए साफ इनकार सुनकर अग्नि को उस पर और गुस्सा आया। उसने गुस्से में उसे घूरते हुए कहा, तो तुम मुझे डायरेक्टली रिजेक्ट कर रही हो? एक्सेप्ट करने वाली कोई क्वालिटी है तुम में? और अगर है तो तुम जान लो कि मुझे तुम जैसे लड़कों में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं, जीविका ने बिना किसी भाव के कहा। जीविका की बात सुनकर अग्नि उसे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा। सुबह का वक्त। वायु इस वक्त आईडीएफसी बैंक में बैठा हुआ था। वो इतने स्टाइल से सीईओ की कुर्सी पर बैठा हुआ था कि उसे देखकर कोई भी समझता कि वो यहाँ का सीईओ है। एटीट्यूड तो उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। तभी अचानक से उसके केबिन का डोर ओपन हुआ और मेहजबीन अंदर आई। उसे देखकर वायु के एक्सप्रेशन बदल गए। उसके चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए, लेकिन जैसे तैसे उसने खुद के गुस्से को कंट्रोल किया और उसे घूरने लगा। तभी मेहजबीन चलकर आगे आई और वायु की चेयर के करीब आकर उसके कॉलर पर अपनी उंगलियों को फिराते हुए बोली, बेबी तुम तो आज बहुत टेंशन में लग रहे हो, क्या बात है? आज मेरी जान ही नहीं है क्या? मेहजबीन की बात सुनकर वायु को उस पर बहुत गुस्सा आया। उसने एकदम से उसे झटक दिया और चेयर से खड़ा होते हुए बोला, दूर रहो मुझसे। वायु का साफ इनकार सुनकर मेहजबीन जबरदस्ती मुस्कुराई और सीरियस होते हुए बोली, देखो वायु, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे तुमसे शादी करनी है तो प्लीज मुझसे शादी कर लो ना, और वैसे ही मुझ में क्या कमी है? तुम्हें खुरखूंगी। वायु ने बिना किसी भाव के कहा, मुझे तुम में और तुम्हारी शक्ल में और तुमसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो अपनी ये रेट अपने पास रखो। और अगर दोबारा मुझे ये यहाँ आकर कहा तो इस बार मैं तुम्हारे साथ में क्या करूंगा ये मैं खुद नहीं जानता। ये सुनकर मेहजबीन को बहुत गुस्सा आया। आखिर वो खूबसूरत थी, उसका भी एक नाम था, एक रुतबा था, और वायु उसे डायरेक्टली रिजेक्ट कर रहा था, और ये चीज उसके ईगो पर हर्ट कर रही थी। तभी वो गुस्से में बोली, वायु तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, मुझ में कोई कमी नहीं है, तब भी तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो। अगर कोई और बकवास की तो इस बार तुम्हें मैं इसी केबिन की खिड़की से बाहर फेंकूंगा, और शायद से इसके बाद तुम्हारी लाश ही लोगों को मिलेगी। वायु ने उसे जानलेवा नजर से घूरते हुए गुस्से में कहा। वहीं उसकी नजरों से इस बार मेहजबीन सहम गई और उसकी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन उसे इस वक्त वायु पर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि आज पूरा प्लान बनाकर आई थी कि उसे अपने जाल में फंसा लेगी, लेकिन यहाँ आकर तो कुछ और ही हुआ। तभी वो गुस्से में उसे घूरते हुए वहां से निकल गई। वहीं उसके जाते ही वायु का चेहरा वापस से नॉर्मल हो गया। खनक को देखकर सभी के होश उड़े हुए थे। किसी ने भी खनक के यहाँ होने की उम्मीद इस वक्त नहीं गई थी। खनक को देखकर पूरा परिवार खड़ा हो चुका था। तभी शोभा जी आगे बढ़ी और उन्होंने खनक का चेहरा अपने हाथों में भर लिया। खनक को देखकर उनकी आंखें नम हो चुकी थी। बाकी परिवार वाले भी खनक के पास ही खड़े थे उसे घेरकर, लेकिन कुछ हैरान तो कुछ परेशान और कुछ खुश लग रहे थे। तभी शोभा जी उसे देखते हुए प्यार से बोली, बेटा कहाँ थी तू अभी तक? तुम ठीक तो हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? ऐसा कहते हुए वह उसे देखने लगी। वहीं उन्हें देखकर खनक को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहें, क्योंकि उन लोगों का प्यार देखकर उसकी आंखें नम हो चुकी थी। हाँ, वह कुछ कंफ्यूज सी लग रही थी।
वही खनक को खामोश देखकर रोहन आगे आकर बोला, तुम खामोश क्यों हो? जवाब तो दो। ठीक तो ना तुम? यह सुनकर खनक ने उसकी तरफ देखा और बोली, हाँ भाई मैं ठीक हूँ। लेकिन यह लोग कौन है? कहते हुए उसका इशारा अंतरा और मीरा की तरफ था। वही उसकी बात सुनकर सभी हैरान रह गए। सबसे ज्यादा हैरान तो अंतरा और मीरा थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि खनक यहाँ आई कैसे। उन्होंने अभी के लिए इस बात को इग्नोर किया। तभी हरिकांत जी आगे आकर बोले, बेटा तू ठीक है, तभी सभी भी ठीक है, और तू अभी तक ठीक थी? पता है हम सब लोग कितना ज्यादा परेशान हो रहे थे तेरे लिए। उन लोगों की इतनी ज्यादा फिक्र देखकर खनक की आंखें नम हो गई। कोई कुछ कहता कि तभी निश्चल ने खनक का हाथ पकड़ा और उसे वहां से ले जाकर सोफे पर बैठाकर बोला, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी लोगों से बात कर लूं कुछ। यह सुनकर खनक ने कंफ्यूजन से उसकी तरफ देखा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। वही निश्चल की बात सुनकर सभी को लगा कि वह कुछ बताएगा, क्योंकि वही खनक को यहाँ पर लेकर आया था। तो वह लोग भी जाना चाहते थे खनक उसे कहाँ मिली। निश्चल सभी के बीच में आकर बोला, मैं आप लोगों की सिचुएशन समझ रहा हूँ। आप लोग भी जानना चाहते हैं खनक मुझे कहाँ मिली। तो बस मैं आप लोगों को इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे मिल गई है और बस आप लोग उसका परिवार है, इसीलिए मैं उसे आप लोगों के पास छोड़ने आया हूँ। और दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप लोग खनक का बिहेवियर देखकर हैरान होंगे। आप लोगों के मन में यह चल रहा होगा कि वह आप लोगों से ऐसे सवाल क्यों कर रही है, लोगों को पहचान क्यों नहीं पा रही है। खनक को कुछ भी सही से याद नहीं है, वह पहले की बातें भूल चुकी है। उसे कितने लोग याद है और कितने नहीं यह मैं नहीं कह सकता, लेकिन वह बहुत कुछ भूल चुकी है। यह सुनकर सभी हैरान रह गए। यह उनके लिए किसी झटके से काम नहीं था। तभी रोहन हल्के गुस्से में बोला, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? खनक कैसे सब भूल सकती है? इसका जवाब में निश्चल बोला, मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि उसे सही से कुछ याद नहीं है। वह बस आप ही लोगों का परिवार है, तो आपका फर्ज बनता है उसका साथ देने, उसके केयर करने का। क्योंकि जब आप लोग उसके धीमे धीमे केयर करेंगे तो वह आप लोगों को अपनाने, और जब उसे आप लोगों से अपनापन मिलेगा तो आप लोगों में खून मिल जाएगी और शायद उसे सब कुछ याद आ जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। तो इस वक्त आप लोगों को उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। यह सुनकर सभी एक दूसरे तरफ देखने लगे, क्योंकि इस वक्त उन सभी के लिए खनक से मिलना बहुत इंपॉर्टेंट था और खनक उन्हें मिल चुकी थी, इतना ही उनके लिए काफी था। उन्हें पता था कि उनके प्यार और सपोर्ट से खनक फिर से ठीक हो जाएगी। कोई भी कुछ और कहता कि तभी उन्हें खनक की आवाज सुनाई दी, आप लोग रहने के लिए क्या बात कर रहे हैं? खनक की बात सुनकर सभी उसके पास आए, पर सभी एक एक करके उससे बातें करने लगे। खनक सिर्फ अंतर और मीरा को नहीं पहचान पा रही थी, मतलब उनके बच्चों को भी नहीं पहचान रही थी। और यह चीज देखकर सभी समझ चुके थे कि उसे पेस्ट की चीज याद है, वह भी बहुत ज्यादा पहले के वक्त की। लेकिन अभी फिलहाल का उसे कुछ भी याद नहीं है। तो सभी के दिमाग में इस वक्त अचिंत्य और युवान चल रहे थे। सभी युवान के लिए ज्यादा परेशान थे, क्योंकि अचिंत्य तो बड़ा था, वह सिचुएशन को हैंडल कर लेता, लेकिन युवान उसका क्या होता है, वह कैसे रहता खनक के बिना? बच्चा था वह छोटा सा, और सभी ने उसकी हालत देख रखी थी, तो सभी और टेंशन में थे उसको लेकर, क्योंकि खनक को देखकर पूछना तो समझ चुके थे कि वह इतनी जल्दी ठीक नहीं होने वाली, उसे ठीक होने वक्त लगेगा, और उसके दिमाग पर प्रेशर डालना भी ठीक नहीं था। तो अब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। वही तो दूसरी तरफ अचिंत्य भी परेशान हो चुका था युवान को लेकर, क्योंकि युवान बिल्कुल खामोश होता जा रहा था। वह उससे ना ही ज्यादा बात करता था और ना ही पहले की तरह बीएफ करता था। जैसे वह पहले खनक के होने पर क्या करता था आपको वैसे नहीं करता था, और यही चीज अचिंत्य को परेशान कर रही थी, क्योंकि वह अपनी प्रॉब्लम के चक्कर में युवान को नहीं खो सकता था। युवान एक छोटा सा बच्चा था, और इतने छोटे से बच्चों के मन पर इतना प्रेशर बिल्कुल भी ठीक नहीं था। अचिंत्य इस वक्त अपने रूम में बैठा हुआ था, उसका दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। एक तो खनक की टेंशन, ऊपर से युवान की टेंशन, जिससे वह परेशान था। तभी वह खुद से बोला, क्या करूं? युवान को अपने पास रखूं या फिर उसकी नानी के घर छोड़ा हूं, क्योंकि वहां शायद वह सभी बच्चों के साथ में मिलकर रह पाए और नॉर्मल हो जाए। क्योंकि यहाँ पर तो अंदर ही अंदर घुस रहा है, नहीं मुझे पूरी बात बताता है, नहीं अपनी फीलिंग एक्सप्लेन करता है, बस परेशान होता रहता है, जो कि मुझे नहीं पसंद आ रहा। वह मेरा बच्चा है, और मेरा बच्चा है तो कमजोर नहीं हो सकता। वह युवान अचिंत्य शेखावत है, जिसका बचपन अचिंत्य सिंह शेखावत जैसा नहीं जाएगा। मैं उसे ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकता। यह सब सोचते हुए अचिंत्य ने इतनी गहरी सांस ली और युवान के रूम की तरफ बढ़ गया। तो उसने देखा युवान खामोशी से अपने बेड पर बैठा हुआ था। यह देखकर मुझे तो बहुत बुरा लग। अचिंत्य उसके सामने घुटनों के बल बैठकर उसके दोनों हाथों को पकड़ते हुए बोला, बेटा मैं सोच रहा हूँ कुछ दिनों के लिए तुम्हें तुम्हारी नानी के घर छोड़ दूं, तो क्या तुम जाओगे उनके घर? अचिंत्य की बात सुनकर युवान ने बिना किसी भाव के कहा, आप मुझे कहीं भी छोड़ दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस इतना कहूंगा मम्मा तो मिलनी नहीं, लेकिन आप मुझसे दूर मत जाना, क्योंकि मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। ऐसा कहते हुए उसकी आंखें नम हो चुकी थी, उसकी आवाज में उसका दर्द साफ झलक रहा था। वही अपने बच्चों को इतना परेशान देख अचिंत्य अंदर ही अंदर टूट रहा था। अगर कोई भी आप अपने बच्चों को इस कदर दर्द में नहीं देख पाएगा तो अचिंत्य भी नहीं देख पा रहा था।
युवान के जैसी तड़प उसने भी सही थी। फर्क सिर्फ इतना था, उसने तड़प अपने आप के लिए सही थी, वह अपने आप के लिए तरसा था, लेकिन युवान इस वक्त अपनी माँ के लिए तड़प रहा था। तभी अचिंत्य ने युवान का चेहरा अपने हाथों में भरते और उसे देखते हुए प्यार से बोला, बेटा मैं तुमसे कभी दूर नहीं हूँगा। ऐसा कहते हुए उसने उसके माथे को चूम लिया। वही अचिंत्य की बात सुनकर युवान न जाने क्यों इस वक्त बहुत ज्यादा इमोशनल हो जा रहा था। वही उसे रोते देखकर अचिंत्य से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तभी अचिंत्य खड़ा हुआ और उसे देखते हुए बोला, बेटा हम तुम्हारे नानी के घर चलते हैं। यह सुनकर युवान भी खड़ा हो गया। दोनों ही त्रिपाठी हाउस के लिए निकल गए। कुछ ही देर में अचानक गाड़ी त्रिपाठी हाउस के बाहर आकर रुक गई। वह गाड़ी से बाहर निकाला और उसे दूसरी तरफ जाकर युवान बाहर निकाला। उसने में गेट की रिंग बजाई तो किसी ने आकर दरवाजा खोला, लेकिन जब दरवाजा खुला वह उस वक्त नीचे झुक गया, क्योंकि युवान के शोलेस खुल गए थे जिसे वह बांधने के लिए नीचे बैठा था। तभी अचानक ही उसे युवान की आवाज सुनाई दी, मम्मा। युवान के मुंह से मम्मा सुनकर अचिंत्य हैरान रह गया। उसने नजर उठाकर ऊपर देखा तो खनक उसकी आंखों के सामने थी। खनक को देखकर उसे एक पल को हैरानी हुई, लेकिन दूसरे पर उसका चेहरा खुशी से लाल हो गया, क्योंकि यहाँ वह खनक के लिए तड़प रहा था। युवान इतना रो रहा था और खनक यहाँ पर बैठी हुई थी। क्या उसे अपने बच्चों को पति की फिक्र नहीं थी? क्या उसे उन दोनों का तरस नहीं आया? क्या उसे उन दोनों से बिल्कुल भी प्यार नहीं था? ऐसे ही सवाल अचानक दिमाग में चल रहे थे। उसे इस वक्त खनक पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी अचिंत्य आगे बढ़ा और उसने युवान का चेहरा अपने हाथों में भर लिया और देखते हुए गुस्से में बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसी हरकत हमारे सामने करने की? क्या तुम्हें यह सब करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? तुम्हें हमारे बच्चे की बिल्कुल फिक्र नहीं हुई? तुम्हें नहीं लगा कि हमारा बच्चा कैसे तुम्हारे लिए तड़पता होगा? और सबसे बड़ी बात, तुम मेरी फिक्र नहीं हुई। तुम्हें नहीं लगा मैं तुम्हारे लिए तड़पता आऊंगा, कल पर मर जाऊंगा? लेकिन नहीं, तुम तो यहाँ बैठी हुई हो। वाह खनक वाह। वह अभी कह ही रहा था कि तभी खनक ने एकदम से उसका हाथ झटक दिया और उसे दूर होते हुए बोली, आप है कौन और मुझे यह कैसे बातें कर रहे हैं? बिल्कुल भी तमीज नहीं है आपको बातें करने की। खनक की बात सुनकर अचिंत्य शोक रह गया। वह कुछ कहता कि तभी रोहन ने आकर एकदम से उसका हाथ पकड़ लिया। वह उसे रोकते हुए बोला, अरे आप तो हमारे गेस्ट है ना, तो यहाँ पर क्यों खड़े हैं? चलिए ना अंदर। यह सुनकर अचित और हैरान हो गया, लेकिन उसने कुछ कहना ठीक नहीं समझा, क्योंकि उसे मैटर कुछ प्रॉब्लम लग रहा था। वह भी चुपचाप युवान को अपने साथ लेकर घर के अंदर चला गया। उसी के सामने खनक सोफे पर बैठी हुई थी और वह भी दूसरे सोफे पर बैठा हुआ था। तभी खनक वहां से उठकर चली गई। उसे जाते देखकर रोहन, जो इतनी देर से उसकी वजह से खामोश बैठा हुआ था, वह अचिंत्य को देखकर बोला, खनक की मेमोरी लॉस हो गई है, उसे पहले का कुछ भी याद नहीं है। तुम भी याद नहीं है, उसे बहुत पुरानी चीज याद है, जैसे कि हमारा बचपन, बस इतना ही। ना उसे तुम याद नहीं हो और ना ही उसे युवान। यह सुनकर अचिंत्य के माथे पर सिकन पड़ गई। वह परेशान होते बोला, यह तुम क्या कह रहे हो? खनक को कुछ भी याद नहीं है, और वह कैसे आई? उसे कुछ याद है क्यों नहीं? एक ही साथ उसने कई सारे सवाल पूछ डाले। उसके सवाल सुनकर रोहन उसे शांत करते हुए बोलो, शांत हो जाओ, उसे यहाँ पर निश्चल लेकर आया था और उसी ने हमें यह सब बताया, और हम भी खनक की इस कंडीशन से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। उसे अंतरा, मीरा और हमारे बच्चों के बारे में कुछ भी नहीं याद है। वह अभी बातें ही कर रहे थे कि तभी अचानक से खनक की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। यह सुनकर सब परेशान हो गए। दोनों उठे और खनक रूम की तरफ भागे।